पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगा। काफी आज गुस्सा भी है, गम भी है, परेशानी भी है। बल्ले का निशान जो है वो हाथ से एक दफा फिर चला गया है। खुदा के लिए कोई ऐसा लॉयर कीजिएगा जो इतनी सकत रखता हो कि वो चीफ जस्टिस का सामना कर सके। वो तो बड़े ही नाराज लग रहे हैं मुझे। अदालत कोई और काम ना करे, अखाड़ा नहीं ये अदालत है। आप फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लोगों के नाम भी जो है वो चीफ जस्टिस से पूछा जाए या पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी जनाब केड़े बच्चे का नाम की रखना। जरताज गुल साहिबा वो आबदीदा हो गई, रो पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। एक दफ़ा फिर से हुंजा से आपसे मैं मुखातिब हूँ। इस वक्त अताबाद लेक पे एक होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ। इस अपने पूरे ट्रिप के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक वीलॉग करूँगा। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। ट्रिप ख़त्म हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगी आपके लिए। अगर आप कोई ट्रिप का प्लान करते हैं तो मैं इस सिलसिले में भी कुछ रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन के हवाले से। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लगा। बल्ले का निशान जो है वो हाथ से एक दफ़ा फिर चला गया है। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके बारे में भी ज़रा डिटेल से बात करूँगा। और अगर ये ऑप्शंस काम नहीं करती तो फिर क्या हो सकता है, कुछ इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 8 फरवरी से पहले हमारी कोशिश है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मेगा टारगेट को अचीव करें और बड़ी तेज़ी से ये सिलसिला जो है वो जारी है। कोशिश होगी कि यही पेस, यही स्ट्रेंथ जो है वो उसी तरह ही बरकरार रहे और जल्द अज जल्द ये टारगेट जो है हम ज़रूर अचीव करें। सबसे पहले जनरल फैज़ नहीं आए जनाब। फैज़ साहब का फैज़ नहीं मिल सका और बेसिकली फैज़ाबाद धरना कमीशन के अंदर 2 दफ़ा उनको नोटिस जारी हुआ था। बड़ी तैयारी की गई थी वजारत दाखिला के अंदर के जनरल साहब आएंगे, लेकिन नई तशरीफ़ लेकर आए और उनका इंतज़ार किया जाता रहा। लेकिन अदम तामील पर अब उन्हें तीसरी बार तलब करने का जो है वो फैसला किया गया है। अलबत्ता 3 रुकनी कमीशन में मंगल को निजी टीवी के CEO मियां मोहम्मद रशीद साहब जो है वो ज़रूर पेश हुए हैं। अच्छा, ये अब आप हैरान होंगे ये निजी टीवी कौन सा है जिसके CEO पेश हुए हैं। तो जनाब ये चैनल है चैनल 92। और चैनल 92 जो है आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल में। मैं ज़्यादा क्या इसको एक्सप्लेन करूँ। फैज़ाबाद का जब धरना चल रहा था तो उन दिनों कहा जाता था कि चैनल 92 के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से इस धरने के शुरका को जो है वो खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता रहा। बड़ी मॉरल सपोर्ट जो है इनको प्रोवाइड की जाती रही। तो उस सिलसिले में उन्हें मुख्तलिफ सवालात दिए गए थे और 21 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा जो है उनको भेजा गया था। उसके जवाबात देने के लिए जो है वो वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए थे। तो डॉक्टर अख्तर शाह साहब जो हैं वो बेसिकली इस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं और आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तलब किया हुआ था। लेकिन क्या वो पेश हुए या नहीं पेश हुए, इस सिलसिले में अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले वीलॉग में आपको इस सिलसिले में अपडेट जो है वो दे सकें। तो जो CEO हैं अलबत्ता चैनल 92 के वो वहाँ पे पेश हुए थे और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जो है जवाबात ज़रूर दिए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस के मामले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब अब जमा करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपने जमा कराए गए जवाब में कहा है कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। आइनी दरख्वास्तें ज़ेर समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। इसके अलावा बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी खैरुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। धमाके में PK-19 से JUI के उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। DPO ने बताया कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था जिसके फटने से गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान में नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर मुतादिद गोलियां लगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से मोहसिन दावड़ महफूज रहे। DPO शुमाली वजीरिस्तान ने बताया कि मोहसिन दावड़ के पास पुलिस सिक्योरिटी मौजूद थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से शिद्दत पसंद फरार हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि मोहसिन दावड़ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की है, वो बिल्कुल महफूज हैं। सो ये 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं। और भी इस तरह के दहशतगर्दी के चंद वाक़यात जो है हालिया चंद दिनों में KP के अंदर जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी रावलपिंडी के अडियाला जेल में तबीयत नासाज हो गई। आज जेल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। इस पर जेल के अस्पताल में उनका तिबी मुआयना किया गया। बाद में चौधरी परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से RIC मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक कुछ ज़रूरी टेस्ट उनके कराए गए
और उसके बाद वापस अडियाला जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। अब आ जाए जनाब, बल्ला जो है वो छीन लिया गया दोबारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी आज गुस्सा भी है, गम भी है, परेशानी भी है, मिली जुली मतलब इस तरह के तासुरात हैं। हुआ ये कि कल भी मैंने आपको वीलॉग के अंदर बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट में जो है इस केस की समाअत हुई थी। तो जैसे एजाज खान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस के अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो नजर सानी अपील थी इसके ऊपर समाअत की थी। इनिशियली तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील कल नहीं आया था, लेकिन उसके बाद आज की डेट लगी। तो आज जब वहाँ पे समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ के उनके सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ में पीटीआई के वकील काजी अनवर ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? उनकी रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। ये बाय द वे कोर्ट ने कहा था उस वक्त जब ये फैसला पहले हुक्म दिया था, स्टे ऑर्डर दिया था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं जिसमें गौहर खान को जो है वो नया चेयरमैन पीटीआई बनाया गया है, इस रिजल्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी किया जाए। तो ये उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो अभी तक जारी नहीं हुआ। जैसे एजाज ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया है। इस पर काजी अनवर जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है? एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ उठाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने चंद घंटों बाद जब फैसला सुनाया तो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली गई और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकर था जो पीटीआई के लिए आया। वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा उनके साथ होगा। अदालत ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर अपना हुक्म इतना बेसिकली उन्होंने अपना स्टे ऑर्डर जो है वो वापस लिया है। तो इससे एक दफ़ा फिर जो है वो पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहा और बैरिस्टर गौहर खान मेरे ख्याल में जब से इलेक्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक 2 दफ़ा इनको चेयरमैनशिप मिली है और फिर इनसे ले ली गई है। खैर एनीवे, अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अब करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी जाएगी, जो भी जीतेगा, लेकिन जमहूरियत की हार होगी। हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला बहाल नहीं किया तो हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, जिससे वोटर कंफ्यूज होगा। पीटीआई उम्मीदवारों का एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान होना चाहिए। हम इलेक्शन के बायकॉट की तरफ किसी सूरत नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान पर कोई एतराज़ है तो कोई और निशान दे दें। अलबत्ता हमें 99% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे बल्ले के निशान को वापस कराएगी। IMF के नुमाइंदों से मंगल को कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई बयान दिया। जिस अंदाज से बयान शाया किया गया वो गलत है। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो IMF के मुआहदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। ये बेसिकली जो बात की जा रही है, ये बेसिकली वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये रिपोर्ट किया था कि बैरिस्टर गौहर और आजकल इनके जो सेक्रेटरी इतलात है पीटीआई के रऊफ हसन साहब, ये IMF के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जी हम आपको यानी पीटीआई जो है वो आपको ताउन की यकीन दहानी कराती है साफ और शफाफ इलेक्शन के इंतखाबात के साथ, इस शर्त के साथ, ये हमारी आपको सपोर्ट जो है वो इस शर्त के साथ मशरूत है। लेकिन चूंकि अब हमें नजर नहीं आ रहा कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो हमारी भी अब आपको कोई सपोर्ट नहीं है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने इनके हवाले से ये खबर जो है वो रिपोर्ट की थी। तो इसके हवाले से बैरिस्टर गौहर जो है ये फरमा रहे थे कि ये गलत बात है, हमने IMF के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की है। आगे उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। अंडर 19 से इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये अंडर 19 से भी डरे हुए हैं, जबकि इंतखाबी निशान ना मिला तो प्लान B पर अमल करेंगे। अच्छा, अब ये जो बल्ले का निशान चला गया है फिलहाल, इसके आगे अब क्या करने जा रहे हैं ये लोग? ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहले दरख्वास्त जमा करवाएंगे। होता तो आमतौर पर ये दरख्वास्त जमा कराएंगे, दरख्वास्त जमा कराते ही मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे जो है नोटिस होंगे, इलेक्शन कमीशन को ये बुलाया जाएगा इन लोगों को। उसके बाद इस केस की जब कार्रवाई होगी
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी है वो ये है कि खुदा के लिए कोई ऐसा लॉयर कीजिएगा जो इतनी सख्त रखता हो कि वो चीफ जस्टिस का सामना कर सके। क्योंकि मैं चीफ जस्टिस के पिछले 48 घंटों में जो बयानात सुन रहा हूँ, बयानात तो नहीं कहना चाहिए, रिमार्क्स जो मैं सुन रहा हूँ मुख्तलिफ केसेस के अंदर, वो तो मुझे बड़े तपे हुए लग रहे हैं, वो तो बड़े ही नाराज़ लग रहे हैं मुझे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो बहुत ही नाराज़ लग रहे हैं। तो बराए मेहरबानी कोई ऐसा वकील कीजिएगा जो उनसे लॉजिक के ऊपर बात करे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी तकारीरें, ये काम ना शुरू करे, ठोस कानूनी जवाब वहाँ पे दे, तब तो मेरे ख्याल में कोई बात बनेगी। अगर तो वहाँ पे आपने ये समझा कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीर करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़े, उससे कोई बहुत फ़ायदा होगा आपको। दूसरी बात, ये अगर बल्ले का निशान चला गया, वाकई चला गया, अभी तो गया ही हुआ है एक किस्म का, इनके हाथ में तो नहीं है, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि ये बैरिस्टर गौहर बात सही कह रहे हैं कि सबके पास जो है फिर अपने हर कोई हाथी पे लड़ा होगा, तो कोई जो है वो संदूक के ऊपर, कोई चाबी के ऊपर, तो कोई कबूतर के ऊपर, तो कोई फूल के ऊपर, सबके अपने अपने निशानात होंगे आज़ाद उम्मीदवारों के। तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पीटीआई का एक्चुअली उम्मीदवार कौन है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये फिर एक नहीं होंगे, 3-3 4-4 इस तरह के खड़े हो जाएंगे लोग, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों को कन्विंस करना कि पीटीआई का एक्चुअली उम्मीदवार कौन है, और इससे पीटीआई का वोट बैंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, अनलेस और अनटिल आपने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई और आपने लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि जनाब फलां हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार फलां बंदा है। सो दिस कुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो पीटीआई वुड बी विशिंग कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अगर ना मिला तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जंजाल पूरा जो है वो खड़ा हो जाएगा, जिसे संभालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। अब हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, ये जो माजरत के साथ मुझे खांसी थोड़ी अभी भी हो रही है, तो अगर आपको सुनने में तो दुश्वारी, मेरी आवाज़ भी प्रॉपर्ली ठीक नहीं है, थोड़ा नज़ला ज़ुकाम अभी भी है। तो अगर ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगर यहाँ तक पहुँची है ना, ये बल्ले का निशान जो हाथ से गया है, या ये कड़मस जिसे कहते हैं पै गया है पंजाबी में जिसे कहते हैं, तो इसमें कुछ हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कसूर है, कुछ हद तक, ये ज़हन में रखें, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा, कुछ हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना भी कसूर है कि आपने अपने कागज़ जिन्होंने कहते हैं ना, कागज़ सीधे करके रखो, आपने वो नहीं किए हुए थे, और उसके बाद हवाएं भी आपके खिलाफ चलना शुरू हो गई, और जिस तरह आपके खिलाफ हर चीज़ आजकल चल रही है, तो उसी के अंदर यहाँ पे भी जखड़ आया और बल्ले का निशान जो है ना इस आंधी तूफान के अंदर लपेट के साथ ही ले गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कुछ और खबरें भी। तो सुप्रीम कोर्ट में आम, अब वो जो मैं बात कर रहा था ना, मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस आजकल बड़े गुस्से में है पीटीआई से के हवाले से। तो एक और जो खबर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन ने कहा कि लतीफ़ खोसा सीनियर वकील है, मैं उन्हें उनसे दलाइल की दरख्वास्त की है, मैं लतीफ़ खोसा के साथ खड़ा हूँ। काजी फाइज साहब ने लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। अच्छा, मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि फिर आप एक काम करें ना, आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सिंपली एक कानून ही पास कर दे या कह दे, हुक्म जारी कर दे कि भाई जेड़ी माँ ने बच्चा आज तो जमया ना, वह ना सरदार नहीं होना चाहिए, सरदार आप नाम नहीं रख सकते भाई। मैं आई एम सरप्राइज, मतलब आप अगर कोयटा या केपी या इन इलाकों के अंदर चले जाए, वहाँ भाई पूरे के पूरे कबीले हैं जहाँ पे सबके नाम ही सरदार हैं, तो वो अब क्या सारे लोग अपने नामों से सरदार हटा दें? आप जाके इधर, मैं काजी फाइज साहब का तो खुद अपना ताल्लुक जो है वो उधर बलूचिस्तान से है। अब जा ये एक कल्चर है हमारा, ये अब मतलब लोगों के नाम भी जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से पूछा जाए या पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी जनाब केड़े बच्चे का नाम की रखना। तो खैर उनको सरदार नाम लिखने के ऊपर भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब को जो है वो एतराज़ था कि जी इनका नाम सरदार लतीफ़ खोसा क्यों है। खैर उन्होंने, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश न किया करें। भाई क्या बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया?
चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं CD लाया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं। हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। सारे पाकिस्तान ने देखा कि PTI के साथ क्या हो रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ सियासी तकरीर ना करें, आइन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की। IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? IG और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? काजी फाइज साहब का कहना था, मुझे समझ नहीं आ रही कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन क्यों रहे हैं। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि PTI के कौमी सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। आपने लिखा कि सोशल मीडिया के मुताबिक इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। क्या PTI के पास उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने का डेटा नहीं है? दरख्वास्त में मेजर फैमिली लिखा है, क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ रहा है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जाने मोड़ देते हैं, आप PTI की सियासी तकरीर कर लें। आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं, यह कानून की अदालत है। 12 कहा कि अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। लतीफ़ खोसा का कहना था, आप मुझे भी सुन लें, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली तो अपील कहाँ करें? इस पे काजी फाइज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सल अमल दरामद रिपोर्ट दी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त दे दें। जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम क्या रोज़ आपके केस सुनते रहेंगे? अदालत कोई और काम ना करे, अखाड़ा नहीं, ये अदालत है। PTI के वकील का कहना था कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत भी तो देखें। काजी फाइज साहब बोले, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, जबकि अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद कुछ किया हो तो बताएं। लतीफ़ खोसा ने कहा, आप वीडियो लगाने दे, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो PTI के साथ हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता। लतीफ़ खोसा बोले, हमारे कारकुनान जब कागजात जमा कराने गए तो पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं। इस पर लतीफ़ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस बोले, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना, अब भी वक्त है, रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर ट्रिब्यूनल से रजू करें। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन से कोई मौजूद है। इस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन रोस्टम पर आ गए और बताया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन आई, हमने उन्हें सुना और हुक्मनामा जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का आखिरी दिन कब है? इस पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने बताया कि आज अपील का आखिरी रोज है, 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील लतीफ़ खोसा से कहा कि आपके पास अपील का फोरम मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें। अगर अपील के फोरम से रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। लतीफ़ खोसा का कहना था कि जो कुछ हो रहा है ये कभी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। मुल्क में बदतरीन सूरत हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है? अदालत ने IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन पंजाब के खत के जवाब में हिदायत जारी की थी, बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। तो ये जनाब अमल दरामद जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो ये समाअत हुई है। इसके अलावा जरताज गुल साहिबा बड़ी देर के बाद जो है वो मंजर आम पर आई। वैसे तो पिछले दिनों जब वर्चुअल जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो उसके अंदर वो नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जरताज गुल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट आज पहुंची। वहाँ पे मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या कोई जंग, मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। डेरा गाजी खान में इलेक्शन कमीशन का अमला यरगमाल बनाया गया था। डेरा गाजी खान में जितना काम मैंने किया किसी और ने नहीं किया। मैं आइन और कानून पर एतमाद रखती हूँ। पुलिस फोर्स बाहर मुझे गिरफ्तार करने खड़ी है, मुझे ज़मानत दी जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए, किसी भी अदालत जा सकती हूँ, पूरा मुल्क हमारा है। जब तक ज़मानत नहीं मिलती यहाँ से नहीं जाऊँगी। जब मैं नहीं घबराई तो वोटर्स भी ना घबराएं। 9 मई की माजरत करना चाहते हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये कहते हुए वो आबदीदा हो गई, रो पड़ी। उन्होंने कहा, मेरा भाई वॉर ऑन टेरर के बाद शहीद हो चुका है, मैं शहीद की बहन हूँ। तो काफ़ी परेशान नजर आई जो है जरताज गुल साहिबा। और जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद थी। और हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट थी वो यही है कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो है बहुत बड़ी तादाद में पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची हुई थी और वो अपनी ज़मानत के लिए जो है वहाँ पे मौजूद थी।
तो ख़वातीन पुलिस एहलकार जो है बार रूम भी पहुंची उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इंसाफ लॉयर्स फोरम ने ख़वातीन पुलिस एहलकारों को बार रूम से बाहर निकालने की कोशिश की और बेसिकली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ गिराव के मुकदमे में जिन 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने और उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया था, उनमें ज़रताज गुल का नाम भी शामिल है। तो ये बेसिकली वो गिरफ्तारी इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सनम जावेद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ उन्होंने भी अपील दायर कर दी है। हल्का NA 119 और 120 से कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए थे, उसके खिलाफ उन्होंने अब रुजू कर लिया है अदालत से। मरियम नवाज शरीफ के NA 130 से जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए उसके खिलाफ भी अपील दायर हो गई है और इसके खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया था, वो एतराज़ ख़त्म कर दिया गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इस अपील पर नोटिस उसने जारी कर दिया और जवाब तलब कर लिया है। तो ये बेसिकली इश्तियाक अहमद हैं, उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो अपील दायर की है नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ। मरियम नवाज के लाहौर के हल्का NA 119 से कागजात जो मंजूर हुए थे उसके खिलाफ भी अपील दायर हो गई है। नदीम शेरवानी ने ये अपील दायर की है और इसमें रिटर्निंग अफसर को जो है वो फरीक बनाया गया है, तो अब इसके ऊपर भी नोटिस हो गए। मरियम नवाज के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। इनके कागजात नामजदगी के अंदर जो मेंशन हुए हैं तो मजमूई तौर पर बताया गया है जी 84 करोड़ 25 लाख 993 रुपए की मालिकन है। मजमूई तौर पे इनके पास 32 तोला सोना है और इसकी मालियत 17,50,000 रुपये बनती है और नकदी रकम इनके पास 83,11,840 रुपये है जनाब, और बैंक अकाउंट में 3,74,48,181 रुपये पड़े हुए हैं और दस्तावेज में इनके पास 12 बोर्स में 3 राइफल भी मौजूद हैं पिस्तौल की। भाई मरियम नवाज साहिबा के पास, मरियम नवाज ने हसन नवाज से 2,89,33,800 रुपये का कर्ज लिया हुआ है और उन्होंने दोस्तों से भी 6 करोड़ का कर्ज जो है मरियम नवाज साहिबा ने हासिल किया है। सानू पता नहीं किहो जी दोस्त मिले ने, सो साढ़े को भी पैसे मांगते ने मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन काश ऐसे दोस्त हमारे भी हो यार। 6-6 करोड़ पे खांगी आ गई, गल ही है जी कितनी है, ये किसी दोस्त ने ये है ना इस वक्त कुछ सुनाई होगी कि मुझे खांसी आ गई। इसके अलावा दानियाल अजीज ने जनाब उनको जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया और उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा मैंने जो बात कही थी मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, अभी भी कायम हूँ, और एहसन इकबाल के ऊपर जो उन्होंने कहा जी मैंने इल्ज़ामात लगाए थे मैं हर बात के ऊपर कायम हूँ। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।